तो हेलो बच्चों बच्चों अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में और किस तरह से एटम के अंदर डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी इसके बारे में हमने बात की थी। तो बच्चों हमने बात कर ली थी एटम की डिस्कवरी डाल्टन ने की थी 1808 में। उसके बाद पाया कि एटम के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी 1898 में। प्रोटॉन की थी ई गोल्डस्टेन ने 1919 में और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी कैडविक ने 1932 में। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्यूरोसिटी थी साइंटिस्ट के सामने वो ये जानना चाहते थे कि ये जो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है ये एटम में किस तरह से अरेंज है, एटम का जो अंदर का स्ट्रक्चर है बच्चों वो किस तरह का है। तो उसके लिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप्स के मॉडल आए। तो बच्चों आज हम उस मॉडल की टाइमलाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों आपको जो सबसे पहला मॉडल दिया था वो दिया था जे थॉमसन ने 1903 में, जिसे हम कहते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जे थॉमसन एक महान वैज्ञानिक थे जिनको अपनी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो बच्चों जब जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था उस टाइम पे ना तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी और ना ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। उनके माइंड में उस टाइम पे सिर्फ दो ही बातें थी। एक बात तो उनको ये पता थी कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, और दूसरी बात उनको ये पता थी कि एटम के अंदर क्या पाया जाता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक नहीं मतलब मैनी पाए जाते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं जिसको उन्होंने ही नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। तो इन दो बातों को माइंड में रखते हुए उन्होंने अपना जो मॉडल प्रपोज किया वो कुछ इस तरह का था। क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट तो थे कि उन्होंने पहले से ये आइडिया लगा लिया था कि अगर एटम में नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस है तो उसमें जरूर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी जरूर होंगे। तो उसके बेसिस पे उन्होंने जो अपना मॉडल दिया वो कुछ इस तरह का था। तो ये जो रेड पिंक से शेड में दिखाया है तो एटम कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का स्फीयर है। यहाँ सारे के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या स्प्रेड है, और बीच में ये जो येलो येलो दिखाए गए हैं इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है। तो ये उन्होंने अपना मॉडल दिया था। तो ओवरऑल एटम कैसा है, ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल है। तो उन्होंने अपने इस मॉडल को किसके साथ कंपेयर किया था, प्लम पुडिंग के साथ। तो बच्चों ये एक वेस्टर्न कंट्री में पाई जाती है, एक तरह की स्वीट है। भी आप इसे ऐसे समझ सकते हो भी केक के जैसी है। भी जैसे एक केक होता है और केक के बीच में हम नट्स डाल दें, तो इसी तरह से भी पूरा एटम कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का स्फीयर है, और बीच में कहीं कहीं जैसे केक में नट्स हैं इसी तरह से हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी के स्फीयर के अंदर बीच में कहीं कहीं क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। आप इससे नहीं समझते तो इससे भी समझ सकते हो कि वाटरमेलन की तरह, जैसे तरबूज पूरा लाल होता है और बीच में कहीं कहीं क्या होता है, इसमें ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं। तो इसी तरह से एटम भी कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का स्फीयर है और बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो इस तरह से उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो उन्हीं उसके बाद हमारे पास आए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया ना अभी कि वो उन्हीं के स्टूडेंट थे। जो ई रदरफोर्ड थे वो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, और ये भी अपने आप में बहुत ही मैं कहूंगी ग्रेट साइंटिस्ट थे। ई रदरफोर्ड को और जे थॉमसन को दोनों को उसी बिल्डिंग में दफनाया गया था जहां हमारे सबसे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को दफनाया गया। तो ये एज ए ऑनर ऑफ जेस्चर ऐसा किया गया। तो बच्चों अब ये उन्हीं के स्टूडेंट थे, तो उनके मॉडल को फर्दर एस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने और इनके दो को वर्कर थे, हैंस गीगर और ई मार्शडन। तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो ये बहुत हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट है, मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसके बाद हमारी जो पूरी विचारधारा थी वो चेंज होगी। बात कर रहे थे कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, अल्फा पार्टिकल्स और गोल्ड की फॉयल यूज की। तो सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आपने एक फिनोमिना का नाम सुना ही होगा, रेडियो एक्टिविटी। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप से कुछ रेडिएशंस छोड़ते हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं।
तो उन सब्सटेंसेस को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। जितने भी बच्चों हम बात करते हैं एटम बम्स की, तो उनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का ही यूज किया जाता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। 92 एलिमेंट नंबर है ना, एटॉमिक नंबर, उसके बाद वाले जो सारे एलिमेंट हैं वो सारे ही एलिमेंट कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। तो ये जो एलिमेंट थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जब इनसे निकलने वाली रेडिएशंस को एनालाइज किया तो इससे बेसिकली 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हैं। पहली टाइप की जो रेडिएशंस है उनको हम नाम देते हैं अल्फा रेज। ये जो रेडिएशंस हैं बच्चों, ये कैसी रेडिएशंस है, अल्फा रेज। अल्फा रेज कैसी है, बेसिकली बस इस यहाँ ये दिखाया गया कि अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की ओर क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती हैं। और बीटा रेज कैसी होती हैं, वो नेगेटिव चार्ज होती है, वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ बीटा रेज दिखाई गई हैं। और ये जो बीच में दिखाई गई है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनसे जो सर्टेन रेडिएशंस निकलती है, बेसिकली वो 3 कैटेगरी की होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो अब हम इन रेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अल्फा रे बेसिकली क्या होती हैं, तो अल्फा रे बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। तो अगर मैं आपको इस बात को ऐसे समझाऊं कि अगर हमारे पास ये एक हीलियम का एटम है, ठीक है, और हीलियम के एटम में अब तो आपको पता ही है, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, बाहर निकाल दिए जाएं, तो पीछे जो हमारे पास बचता है उस पे क्या रह जाएंगे, दो प्रोटॉन रह जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए, तो पहले तो चार्ज न्यूट्रल था, 2 प्रोटॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं लेकिन प्रोटॉन बीच में ही है, तो इसलिए इस पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। और इसका मास कितना होगा, इसका मास होता है 4 AMU, आप इसे ये भी कह सकते हो 4U। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, तो ये बहुत भारी पार्टिकल होते हैं, हाई एनर्जी वाले पार्टिकल हैं। इनका मास मासिव पार्टिकल है, इनका मास है 4 AMU और इनका चार्ज कितना है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +2। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल के बारे में। तो बीटा पार्टिकल कैसे होते हैं, तो बच्चों बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, सिमिलर बिल्कुल सेम वही इलेक्ट्रॉन्स ही है, इन पे नेगेटिव चार्ज है और इनका मास कितना है, इनका मास है 0 यूनिट। उसके बाद बात अगर हम करें गामा रेज की, तो बच्चों गामा रेज न्यूट्रल होती है, इनका चार्ज है 0 और इनका मास भी अल्फा, बीटा और गामा रेज की पेनिट्रेशन दिखाई गई है। तो अल्फा रे मैंने आपको बताया ना मासिव पार्टिकल है, कितना मास है 4 यूनिट और पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, मास 0 है, और गामा रेज न्यूट्रल है और मास भी 0 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ये एक फॉइल दिखाई गई है, पेपर है, ये एल्युमिनियम फॉइल जो आप घरों में खाना रैप करने के लिए भी यूज करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल, और एक ये थिक शीट दिखाई गई है। तो जो अल्फा रेज है, अल्फा रेज इतनी हैवी होती है, वो थिन शीट ऑफ पेपर में से भी क्रॉस नहीं कर रही, और जो बीटा रेज है वो पेपर में से क्रॉस हो जाती है लेकिन एल्युमिनियम फॉइल को क्रॉस नहीं कर रही। लेकिन जो गामा रेज है वो पेपर में से भी क्रॉस हो जाती है और एल्युमिनियम फॉइल में से भी क्रॉस हो जाती है, बस वो थिन कंक्रीट शीट में से क्रॉस नहीं हो रही। तो ये जानने के बाद अब उन्होंने इसका यूज कैसे किया, तो वो जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे तो उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया वो किस तरह का था। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, जो उन्होंने यूज की थी गोल्ड की फॉइल। तो अभी अगर आपने पिछला डायग्राम आपको याद हो तो उसमें बड़ा क्लियरली मैंने आपको दिखाया कि पेपर में से भी अल्फा रेज क्रॉस नहीं होती थी, क्योंकि आप देखो गोल्ड की फॉइल यूज किया, गोल्ड बहुत कॉस्टली होता है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने और मेटल ट्राई नहीं की होंगी,
ट्राई की होंगी, लेकिन उनको अल्फा रेज को पेनिट्रेट करवाना था, तो उसके लिए उनको बहुत फाइन, बहुत थिन शीट चाहिए थी। और गोल्ड एक ऐसी मेटल होती है जो बहुत ज्यादा मैलिएबल होती है, हम उसे जितनी पतली शीट उसकी बनाना चाहे बना सकते हैं। जो बिल्कुल उसकी मिनिमम पतली शीट भी होगी, उसमें भी उनकी इतनी थिन शीट उनको चाहिए थी जिसमें से अल्फा रेज क्या हो सके, पेनिट्रेट हो सके। इसलिए उन्होंने किसका यूज किया था, गोल्ड की फॉइल का यूज किया था। दूसरा, यहाँ एक सोर्स दिखाया गया है, एक तरह से एक गन की तरह है जो अल्फा रेज को शूट आउट करेगा। यहाँ से बच्चों अल्फा रेज बाहर निकलेगी, और इसके अराउंड ये सर्कुलर मैनर में क्या लगाई गई है, एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई गई है। जब ये अल्फा रेज यहाँ जाएंगी, गोल्ड के फॉइल के ऊपर टकराएंगी, फिर उसके बाद वो सीधी जाएंगी, डिफ्लेक्ट होंगी, वो सारा उनको कहाँ से पता चलेगा, इस सर्कुलर स्क्रीन से। ये सर्कुलर स्क्रीन जिंक सल्फाइड के मटेरियल की बनी है, और जब बच्चों इसके ऊपर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा ना, तो यहाँ से क्या निकलेगी, ग्रीन कलर की लाइट निकलेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा। तो बच्चों ये वाले एक्सपेरिमेंट करने इतने आसान नहीं होते, ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल डार्क रूम में किए जाते हैं, जब बिल्कुल अंधेरा होता है और फिर पूरा रूम डार्क होता है। थोड़ी सी भी, ये ऐसे नहीं कि वहां इतनी ब्रिलियंट ग्रीन लाइट निकलती है, बहुत जरा सी लाइट निकलती है, तो उसको बड़ा केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है। तो बहुत एफर्ट किया होगा इनके स्टूडेंट्स ने। तो रदरफोर्ड तो अपना आइडिया ही दे रहे होंगे, तो उनके साथ जो उनके को वर्कर्स होंगे, उन्होंने रिसर्च लैब में जाकर ये एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया और उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, वो उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले नॉर्मल वे में अगर हम सोचते हैं तो क्या होना चाहिए, ये अल्फा रेज आ रही हैं, इनको इस गोल्ड की फॉइल के ऊपर ये टकराएंगी। तो नॉर्मल हम क्या सोच रहे थे कि अल्फा पार्टिकल है, पहले अपना वो गए, उनके जो रिसर्च वर्कर थे उन्होंने काम किया, ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि भी नॉर्मल है, रेज आई, गोल्ड की फॉइल के ऊपर डाली और सीधी, मैंने इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है मैं इसको मार्क करूं, तो इस पॉइंट पे हिट कर रही थी, ऑलमोस्ट सीधी जा रही है मेजॉरिटी। तो उन्होंने जाके अपने जो उनके गाइड थे रदरफोर्ड, उनको बड़ी क्लियरली बताया कि हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, और जो अल्फा रेज है, थिन गोल्ड की फॉइल है, बहुत थिन है, इसलिए उससे पेनिट्रेट होके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके स्ट्राइक कर रही है। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा नहीं, फिर से रिपीट करो। उनको लग रहा था अभी होना भी यही चाहिए था और हो भी यही रहा है, लेकिन रदरफोर्ड ने उनको कहा नहीं, रिपीट करो। तो जब उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, कुछ टाइम तक देखा, तो कुछ एक ऐसे उनको दिखे कि कुछ एक पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल से, फिर सीधा ना जाके इतने एंगल से बेंड होके या यहाँ इस तरह से स्मॉल एंगल्स पे क्या शो कर रहे थे, डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने फिर से ऑब्जर्वेशन अपनी बताई, बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने उनको कहा नहीं, आप फिर से इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट क्यों। तो जब बच्चे बार बार वो रिपीट करते रहे, तो एक दिन सडनली उनको एक एबनॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन दिखाई दी, और वो ऑब्जर्वेशन देख के वो दौड़े दौड़े रदरफोर्ड के पास गए कि हमें बहुत अजीब सी कुछ चीज दिखाई दे रही है। तो क्या ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने देखा कि जब काफी पार्टिकल वो टकराए जा रहे थे, तो एक दो पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस बैक हो रहे थे, जो कहाँ मुड़ रहे थे, वापस। अगर मैं इस स्क्रीन को यहाँ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो वो यहाँ टकराए थे बैक में, एक तरह से भी एक कोई बॉल है और वो वॉल के साथ हिट कर रही है और वॉल के साथ हिट करके वापस आ रही है। अब बॉल के केस में तो बच्चे ये बड़ा इजी लग रहा है कि बॉल गई और वॉल के साथ हिट की और वहां से बाउंस बैक कर गई, लेकिन ये क्या थी, ये बिल्कुल थिन शीट ऑफ फॉइल थी, बिल्कुल थिन। मतलब आप सोचो घर में भी जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है कितनी पतली होती है, और उससे तो गोल्ड की फॉइल कितनी थिन ली होगी उन्होंने, कि कहते हैं कि उस टाइम में वो इतनी थिन थी कि उसमें एवरेज एक लेयर में ये माना जा रहा था कि 100 के अराउंड एटम्स होंगे। तो वो बहुत 100 भी आपको ज्यादा, लेकिन वो बहुत थिन थी, इससे पतली शीट तैयार नहीं की जा सकती। तो देखो यहाँ जो सडनली जो ऑब्जर्वेशन नजर आई थी कि वो बाउंस बैक कर रहे थे, वापिस आ रहे थे, तो ये रदरफोर्ड की नजर में ये बिल्कुल इतनी अबनॉर्मल बात थी कि उसने कहा था भी ये एक ऐसी बात है कि एक ना भी बुलेट से आप एक पतले से टिश्यू के ऊपर
टिश्यू जिससे हम हाथ वगैरह पोंछ लेते हैं, टिश्यू पेपर के ऊपर आप एक बुलेट फायर कर रहे हो, तो नॉर्मली तो बुलेट पतला सा कागज है, और बुलेट क्या होगी, बुलेट एक तो इतनी फास्ट स्पीड से आ रही है, 15 इंच की बुलेट की उन्होंने बात की कि आप फायर करो और वो बुलेट क्या करे, टिश्यू पेपर से टकरा के वापिस आ रही है, ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो। तो लेकिन ये बात हो रही थी कि अल्फा पार्टिकल गए और वो थिन गोल्ड की फॉयल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे और क्या कर रहे थे, बाउंस बैक, वापस आ। तो बच्चे एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या थी। तो उसकी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी कि ज्यादातर पार्टिकल कैसे जाते हैं, अनडिफ्लेक्टेड, सीधे चले जाते हैं। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट होते हैं, किससे, स्मॉल एंगल से। और बहुत रेयर 20,000 में से बच्चों एक ऐसा पार्टिकल था जो क्या करता था, जो बाउंस बैक करता था। तो अब बच्चों ये ऑब्जर्वेशन तो आ गई रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। अब हम उस टाइम पर जो चर्चा में मॉडल था वो था थॉमसन का मॉडल। तो अब इन ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट किया गया थॉमसन मॉडल के साथ। तो देखो जब उन्होंने बात की इसकी कोरिलेशन की थॉमसन, तो बच्चों उस टाइम पर जो चर्चा में मॉडल था वो था थॉमसन का मॉडल। तो जब इन ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट किया गया थॉमसन मॉडल के साथ, तो थॉमसन के मॉडल ने कैसा माना था, ये थिन शीट ऑफ ऑयल में इस तरह से गोल्ड के एटम होंगे। और आपको पता है कि थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम पूरा क्या था, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का स्फीयर था, और बीच में क्या था, कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड थे। तो जब बच्चों उसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल डालेंगे, क्योंकि सारे के ऊपर पॉजिटिव है, तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल को सिमिलर बिहेवियर शो करना चाहिए था, उन सब को पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था थ्रू स्मॉल एंगल। लेकिन हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो इससे बिल्कुल कंट्राडिक्शन में थी कि ज्यादातर पार्टिकल कैसे जा रहे थे, स्ट्रेट, 99% बिना किसी डिफ्लेक्शन के, और कुछ ऐसे भी पार्टिकल थे जो बाउंस बैक हो रहे थे। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को बच्चों थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो इसलिए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से उसके अपने ही टीचर का मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो अब रदरफोर्ड के सामने एक और चैलेंज आ गया कि अपने टीचर का मॉडल तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो अगर वो सही नहीं है तो फिर सही मॉडल कौन सा है। तो फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों, रदरफोर्ड ने इस मॉडल को किस तरह से एक्सप्लेन किया, वो बच्चों मैं आपको इस फेंसेस के एग्जांपल से बता रही हूँ। कि जैसे ये फेंसेस हैं, अक्सर आपने देखा होगा विलेज एरिया में एग्रीकल्चर लैंड के अराउंड इस तरह की फेंसेस लगी होती हैं, या फिर किसी बंगलों के अराउंड इस तरह के फेंसेस लगाई जाती है ताकि कोई एनिमल एंटर ना करे। तो इसमें क्या है, बीच में स्पेस खाली है, तो जब अगर उस साइड से बॉल को थ्रो किया जाए तो वो इस खाली स्पेस में से क्या आ जाएगी, दूसरी साइड आ जाएगी, क्योंकि खाली जगह है ना, अगर उस पोर्शन में से पास करेगी, ये खाली जगह, तो यहाँ से आसानी से पास होकर दूसरी जगह पे चली जाएगी अपोजिशन। लेकिन अगर वो इसके बाउंड्री में जो छोटी सी लकड़ी है अगर इससे टकरा गई तो वो आ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर इस बड़े वाले पोल से टकरा गई तो टकरा के वो क्या हो जाएगी, एकदम बाउंस बैक हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह की ऑब्जर्वेशन बच्चों रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से आई थी। तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला कि एटम में क्या है, इसी तरह से, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, और अगर वो सीधे जा रहे हैं, भारी पार्टिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इससे ये पता चला कि एटम में जो ज्यादातर स्पेस है वो कैसा है, ये सारा स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। दूसरी, क्योंकि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बच्चों डिफ्लेक्ट हुए थे थ्रू स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इससे ये पता चला कि जरूर जो उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव से डिफ्लेक्ट होंगे, तो जरूर पॉजिटिव पोर्शन थोड़े से पोर्शन में कंसंट्रेटेड होगा, स्मॉल पोर्शन में होगा। तभी तो क्या हुआ, सिर्फ थोड़े से अल्फा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे थ्रू स्मॉल एंगल। और क्या ऑब्जर्वेशन थी कि 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हुआ। तो वो पार्टिकल कौन सा था, जो यहाँ आके हिट किया, बिल्कुल इसके सेंटर में जिसने हिट किया
वो क्या हुआ, बाउंस बैक। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और जो इसका मासिव पोर्शन है वो सारा का सारा कंसंट्रेटेड है इस स्मॉल वॉल्यूम में, इस थोड़े से वॉल्यूम में इसका पॉजिटिव चार्ज और वो मास जो है वो सारा का सारा कंसंट्रेटेड है। तो यहां से फाइनल जो कंक्लूजन निकाले गए, तो वो कंक्लूजन जो है वो यहाँ दिखाए गए हैं। तो आप इसे नोट भी कर सकते हो। ज्यादातर स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, स्मॉल हैवी जो पोर्शन है वो कहाँ है, उसके सेंटर में, और वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल उसके नजदीक से क्रॉस हुए वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और जो बिल्कुल वेरी रियरली जिन्होंने उसके अंदर हिट किया, बिल्कुल उसके ऊपर हिट किया, वो क्या हो गए, बाउंस बैक हुए। तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो रदरफोर्ड ने, अब बच्चों एटम के बारे में हमें बता दिए कि एटम है और उसके अंदर स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, कहाँ है, सेंटर पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो इसके बारे में भी काफी सालों तक कंफ्यूजन चलती रही, लेकिन वो लोकेट नहीं कर पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं। तो फिर उन्होंने अपने मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया कि जैसे सोलर सिस्टम में सन सेंटर में होता है और प्लैनेट उसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि एटम में भी ऐसे ही न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि एटम के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कौन सा वाला है, ये वाला, ये कौन सा पार्ट है, ये न्यूक्लियर पार्ट है, और ये दूसरा जो हिस्सा है बाहर वाला एम्प्टी पोर्शन, वो कौन सा हिस्सा है, वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है। और उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में एक तरह से बेसिकली रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो उन्होंने हमें न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या बताया, तो सबसे पहली बात जो उन्होंने हमें बताई कि ये जो न्यूक्लियस है, एक तो ये स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। कितना स्मॉल है ये, 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है ये एटम से। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि बच्चे एक फुटबॉल का ग्राउंड है, अगर पूरा ग्राउंड एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस ग्राउंड में अगर हम मटर का एक दाना गिरा दे तो वो मटर का एक दाना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी जो चीज है कि ये कैसे थी, मासिव था। न्यूक्लियस कैसा था, मासिव था, इसका मास बहुत ज्यादा था। कितना, क्योंकि सारा का सारा मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। हालांकि उस टाइम पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उसकी लोकेशन भी कौन सी थी, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मासिव होता है और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और तीसरी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ओवरऑल चार्ज जो न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस के पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सारा का सारा मास किसके अंदर कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और उसका साइज बहुत स्मॉल है, एटम के साइज से 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है। तो यहाँ से हमें एटम के बारे में जो फर्दर उसके मैं यहाँ पॉइंट्स मेंशन करूं, तो हमारे पास ये रदरफोर्ड के यहाँ पॉइंट्स हैं, तो इसको इरेज कर देती हूँ। तो आप ये नोट कर सकते हो कि एटम में ज्यादा स्पेस खाली, सेंटर में हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल होता है। तो बच्चों आप ये वीडियो पॉज करके इसके रदरफोर्ड के पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने एटम के का मॉडल दिया, एक पिक्चर एटम की क्लियर हुई। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी फिर से रिसर्चेज हुई जिसने रदरफोर्ड के मॉडल पर ऑब्जेक्शन रेज किया, और कैसे हम आज के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पहुंचे। तो बच्चों आपको इस पूरे वीडियो में या पिछले भी वीडियो में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच।